हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं और टॉपिक का नाम है कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट। ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा लंबा भी होगा, बट कोशिश करूंगा इसको सम अप करने की। देखिए, जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाले हैं वो है कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट क्या है, हिमाचल प्रदेश में कौन से रूल या कौन सी पॉलिसी एप्लीकेबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे इसके लिए कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए जो फैमिली है वो कैसे अप्लाई करेगी, और साथ साथ हम कोशिश करेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उनकी जजमेंट को भी यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दिस इज़ नॉट ए रूल, इट्स अ पॉलिसी। रूल्स मीन जैसे हमारे लीव रूल हैं, कंडक्ट रूल हैं, टीए रूल्स हैं, ऐसा ये रूल नहीं है। ये एक पॉलिसी है, ये स्टेट गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है। अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट से अपनी पॉलिसी है, बाकी स्टेट्स की अपनी है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की भी एक अपनी पॉलिसी है कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। अगर मैं बात करूं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखिए, हमारे पास आर्टिकल 14 और 16, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम, तो आर्टिकल 14 और 16 में बताया गया कि एवरी अपॉइंटमेंट टू पब्लिक ऑफिस मस्ट बी मेड बाय स्ट्रिक्ट adhering to the mandatory requirement of Article 14 and 16 of the Constitution। मीन्स जब भी कोई पब्लिक अपॉइंटमेंट करनी है, कोई नौकरी देनी है किसी कर्मचारी को, तो उसमें हमें आर्टिकल 14 और 16 के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 14 क्या है और आर्टिकल 16 क्या है। आर्टिकल 14 बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, मीन्स लॉ के सामने सब एक हैं, कोई गरीब अमीर नहीं है, कोई अमीर कास्ट क्रीड कुछ मैटर नहीं करता, सब इक्वल हैं। और जो आर्टिकल 16 है ये बताता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मीन्स हर आदमी को जब भी कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट देनी है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि देयर शुड बी ए कंपटीशन में जो मेरिट में आ रहे हैं उन्हें लीजिए, कोई हमें लेना देना नहीं है कि कास्ट क्या है, रीजन क्या है, कोई मैटर नहीं करता। बट इसी में ही एक आर्टिकल 39 है, इसमें बताया गया सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, मींस ये स्टेट के लिए कुछ इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए हैं, दैट द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मीन्स जो लाइवलीहुड है सबका यहाँ पे बताया गया कि सबके जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये तभी, अब देखिए, जो एक बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड क्लासेस है, एससी कास्ट हैं, तो डेफिनेटली उनको अगर हम थोड़ा कोटा देंगे, उनको थोड़ा हम प्रायोरिटी देंगे, तो तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज फिर ये जो आर्टिकल 39 है कहीं ना कहीं अदरवाइज 14 और 16 की वजह से ये लोग जो थे ओवरलुक हो रहे थे। तो इसी तरह ये लाइवलीहुड की बात करी, ये ऐसे उस परिवार के बारे में ज़रा सोचिए जिसके जो ब्रेड अर्नर है, मीन्स जो कमाने वाला था वो डेथ हो गई है, अब परिवार को खाने के भी लाले पड़ गए हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रूल 39 से, सॉरी, आर्टिकल 39 से निकल के ही आ रही है, ताकि उनको जो एक स्पेशल कंपैशनेट ग्राउंड पे एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अगर हम बात करें, एन एक्सेप्शनल बाई प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड हैज़ बीन कार्व्ड आउट इन ऑर्डर टू रिमूव द फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ऑन द फैमिली विच हैज़ लॉस इज अर्नर, यही इसमें बताया गया। द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रांटिंग कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट इज दस टू एनेबल द फैमिली टू टाइड ओवर द सडन क्राइसिस, जिस परिवार के ऊपर जिसका जो ब्रेड अर्नर जो आदमी चला गया है, उसके ऊपर जो सडन क्राइसिस आ गए हैं, उस क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए जो है कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट देने का मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। अगली हम बात करें कि कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट, मैंने बात करी कि सेंटर की अपनी अलग पॉलिसी है, स्टेट की अपनी अलग है, हर स्टेट की अपनी अपनी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश में कैसे है और इसके लिए क्या पॉलिसी है। तो देखिए, अगर हम बात करें, जैसे ही 1971 में जो इंडिपेंडेंट स्टेट बनी थी हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे 1977 में सबसे पहले ये पॉलिसी
बन के आई एम्प्लॉयमेंट कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके बाद क्योंकि जब भी कोई पॉलिसी बनती है, कोई रूल बनता है, तो उसमें धीरे धीरे अमेंडमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। 1990 में भी अमेंडमेंट्स हुई, कुछ अमेंडमेंट 2013 में हुई, और उसके बाद कुछ 2016 में अमेंडमेंट हुई थी। फाइनली एक कंप्रिहेंसिव जो रिवाइज गाइडलाइंस बनी थी जो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो बनी है 2019 से। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन मेमोरेंडम निकाला है 7 मार्च 2019 को, जिसमें पूरा बताया गया कि कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉलिसी क्या है, कौन सा फॉर्मेट होगा जिस पे अप्लाई करना पड़ेगा, और कौन कौन सी चेकलिस्ट्स हैं जो एक फैमिली मेंबर को अप्लाई करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट का जो फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, 2019 की जो पॉलिसी है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है टू ग्रांट एम्प्लॉयमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड टू एलिजिबल डिपेंडेंट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग इन हार्नेस और हु इज रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड, लीविंग बिहाइंड हिज फैमिली इन पॉवर्टी एंड विदाउट एनी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मीन्स देखिए, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो जाती है या फिर मेडिकल ग्राउंड पे रिटायर हो जाता है, तो और अपने परिवार को जो वो अकेला छोड़ देता है, पॉवर्टी मीन्स उसके लाइवलीहुड के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है, इस स्थिति में जो उस परिवार को हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए जो वो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट देने का प्रोविज़न जो रखा गया है, यही इसका जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा जो इसमें बात है, टू रिलीव द फैमिली ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न फ्रॉम फाइनेंशियल स्कार्सिटी, क्योंकि जब परिवार का जो मुखिया कमाने वाला था गवर्नमेंट सर्वेंट, उसकी की डेथ हो गई है, तो अब डेफिनेटली परिवार के ऊपर एक आफत आ गई है। उस जो फाइनेंशियल स्कार्सिटी आ गई है, ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट उस फैमिली को आया है, उस कंस्ट्रेंट से चिंता मुक्त करने के लिए ये कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। अगर हम बात करें इसमें एक चीज़ जो मेन बताई गई कि mere डेथ ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन हार्नेस डज नॉट entitle the family to claim compassionate employment। मीन्स किसी कर्मचारी की मान लीजिए डेथ होगी, तो बस ये जो है, अगर ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है, तो वो ये उसका राइट नहीं बनता है उसके परिवार वालों का कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या देखना पड़ेगा कि हर मान लीजिए कोई ड्यूरिंग सर्विस किसी कर्मचारी की डेथ होती है, तो हर कर्मचारी की जो फैमिली मेंबर हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, द competent authority has to examine the financial condition of the family of deceased employee, and it is only if it is satisfied that without providing employment family will not be able to meet the crisis। मीन्स ये जब compassionate employment के लिए कोई अप्लाई करेगी फैमिली के एलिजिबल मेंबर, ये एक competent अथॉरिटी के पास प्रॉपरली एक कमेटी बनती है, कमेटी के पास मामला जाता है, और पूरा जो कमेटी है उसको स्टडी करती है और फिर देखती है कि क्या सच्ची परिवार के ऊपर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं कि नहीं आए। अगर हैं तो फिर कमेटी जो रिकमेंड करती है कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए केस आगे गवर्नमेंट के पास। कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है कि कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट, मैंने पहले बात करी थी, इट्स नॉट ए रूल, इट्स अ पॉलिसी। तो ये एक और साथ में जो बात ध्यान रखने वाली है कि इसे एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं क्लेम किया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए गवर्नमेंट जो गरीब परिवार हैं, जिसका परिवार का मुखिया कमाने वाला चला गया है और अब पहाड़ टूट गया परिवार के ऊपर, उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए है, बट इट कैन नॉट क्लेम एज ए मैटर ऑफ राइट। अगली बात करी गई है कि हम देख रहे हैं कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट, तो जनरली ये सोचा जाता है कि अगर परिवार के जो ब्रेड अर्नर है या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो जिसकी अगर डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तभी ही कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट पे जो वो एम्प्लॉयमेंट मिलती है। बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, यहाँ पे 3 सिनेरियो हैं जहाँ पे कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट जो वो परिवार के मेंबर को मिलती है। देखिए, पहला है डेथ। अगर कर्मचारी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो उस स्थिति में जो उसके एलिजिबल फैमिली मेंबर हैं, जो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उनमें से एक को जो वो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट पे जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। दूसरा, एक तो के डेथ। दूसरा जो सिनेरियो है वो है रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड। देखिए, जो पेंशन रूल है उसमें रूल 38 है, उसमें बताया गया कि अगर कर्मचारी इनकैपेसिटेटेड टू वर्क, मीन्स कर्मचारी जो है वो काम करने के लिए लाइक नहीं रहा है और वो उसको इनवैलिड पेंशन चला जाता है, तो अब क्योंकि देखिए कमाने वाला
फिर भी उसमें एक क्राइटेरिया कि उसको पेंशन तभी मिलेगी, इतना मिनिमम पीरियड उसका क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए थी। बट मान लीजिए कि वो कमाने वाला था और उसको इनकैपेसिटेट या इनवैलिड पेंशन पे भेज दिया। अब परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, परिवार भूखा मरना शुरू हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी कंपैशनेट ग्राउंड पे जो वो एम्प्लॉयमेंट परिवार के मेंबर को मिल सकता है। तीसरा जो मेन इसमें रहेगा कि मिसिंग, अगर कर्मचारी मान लीजिए ड्यूरिंग सर्विस ही मिस कर जाता है, उसका वेयर अबाउट पता नहीं है, लापता हो जाता है, तो परिवार के ऊपर डेफिनेटली एक पहाड़ टूट सकता है, क्योंकि जब कमाने वाले चले गए तो डेफिनेटली परिवार के ऊपर एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आएगा। तो उससे बचाने के लिए भी अगर कर्मचारी की के वेयर अबाउट पता नहीं चलता, मीन्स लापता हो जाता है, तो उस स्थिति में भी कंपैशनेट ग्राउंड पे एम्प्लॉयमेंट परिवार को मिल सकता है। हालांकि यहाँ कुछ कंडीशंस हैं कि क्या उसमें, जैसे मैं बताता हूँ कि जब कर्मचारी की मिसिंग की कोई रिपोर्ट आती है तो पहले एफआईआर लॉस करानी पड़ती है। लास्ट के दो, अगर रिटायरमेंट के लास्ट के 2 साल हैं, अगर उसमें रिटायरमेंट के ड्यूरिंग अगर कर्मचारी मिसिंग है तब नहीं मिलती। कुछ इसके कंडीशंस हैं, वो भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बट आपको इतना पता चल गया होगा कि कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए 3 ग्राउंड हैं। एक है कर्मचारी की ड्यूरिंग सर्विस डेथ होती है, दूसरा होता है कि अगर मेडिकल ग्राउंड पे जो वो रिटायर होता है, और तीसरा जो है वो कर्मचारी अगर लापता हो जाते हैं। इसके सिवाय कोई और कोई कंडीशन नहीं है जिसके तहत जो वो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट कर्मचारी के परिवार को मिलेगा। देखिए, अगर कर्मचारी मान लीजिए पेंशन आने के बाद उसकी डेथ होती है तो फिर कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन नहीं है। चलिए इसको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। अगली बात आती है, टू हुम द पॉलिसी इज एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल है? क्या कर्मचारी रेगुलर होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, या आउटसोर्स होना चाहिए? किसके लिए ये जो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी एप्लीकेबल है? देखिए, सबसे पहले तो आती है बात रेगुलर एम्प्लॉय की। अगर रेगुलर एम्प्लॉय है, उसकी ड्यूरिंग सर्विस ये 3 सिनेरियो, डेथ, मिसिंग या फिर इनवैलिड पेंशन चले जाते हैं, तो जो है वो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट का केस भेजा जा सकता है अगर वो एलिजिबल बन रहे हैं। दूसरा आता है कॉन्टेक्चुअल एम्प्लॉय। अगर कॉन्टेक्चुअल सर्विस पे भी है, अगर उसी के ड्यूरिंग ये 3 सिनेरियो आते हैं तो भी कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट जो है वो परिवार को मिल सकता है। इसमें एक चीज़ और है कि मान लीजिए सिर्फ डेथ जो है, डेथ तो है ही है, अगर कर्मचारी जो है वो सुसाइड भी कर लेता है ड्यूरिंग सर्विस तो भी जो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट का केस बन जाता है। तो अगली जो अब बताइए, डेली बेजर वर्कर है, अगर उसकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो भी और परिवार को जो वो इंडिजेंट या इमीडिएट नीड ऑफ असिस्टेंस है, उस स्थिति में भी डेली बेजर के केस में भी कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट जो वो परिवार को मिल सकता है। तीसरा, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ बीन मिसिंग फॉर मोर देन 2 years एंड फैमिली इज इंडिजेंट एंड नीड इमीडिएट असिस्टेंट, तो इस स्थिति में भी कंपैशनेट ग्राउंड का केस बनता है। बट इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली होगी कि कम से कम 2 साल तक उसका इंतजार करना पड़ेगा और उसकी एफआईआर लॉस करानी पड़ेगी परिवार वालों को। जिस दिन एफआईआर लॉस करी उससे 2 साल तक अगर फिर भी उसका वेयर अबाउट नहीं पता चला तो एक नॉन फाउंड का एक सर्टिफिकेट आता है पुलिस की तरफ से वो, और साथ में क्या होता है कि फिर उसके बाद जो वो कंपैशनेट ग्राउंड पे अप्लाई किया जा सकता है। इसमें जो एक बात और ध्यान रखने वाली है बात है कि लास्ट के अगर 2 साल है रिटायरमेंट के, और उस स्थिति में अगर उस लास्ट के 2 ईयर में कहीं अगर कंपैशनेट मिसिंग हो जाता है तो फिर कंपैशनेट का केस नहीं बनता। सॉरी, the cases of those missing government servant are not to be considered who had less than 2 years of retire or on the date from which they have gone missing, or who has suspended या फिर fraud में या terrorist organizations में लास्ट में अगर कहीं इस वजह से सस्पेंडेड हैं तो उस स्थिति में कंपैशनेट ग्राउंड का केस नहीं बनता है अगर वो लापता हो जाता है। चलिए अगली जो बात करते हैं, कंपैशनेट असिस्टेंट जो है विल बी अलाउड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ओनली टू विडो, सन और अनमैरिड। देखिए, मींस जब परिवार के ये 3 सिनेरियो होते हैं, डेथ, सुसाइड, डेथ या फिर उसकी मिसिंग या फिर इनवैलिडेट पेंशन पे चले जाते हैं, तो अब परिवार के किस परिवार के सदस्य को जो वो प्रायोरिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट के लिए कंपैशनेट ग्राउंड पे? तो देखो, सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है विडो का। अगर विडो एलिजिबल है तो ठीक है, वो अप्लाई कर सकती है। अगर वो मान लीजिए वो अपनी बिलिंग दे रही है कि मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहती हूँ, तो फिर उसके बाद अगला नंबर आता है जो
लड़का है, अगर लड़का भी अनविलिंग दे रहा है कि मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहता हूँ, तो फिर अगला नंबर आता है अनमैरिड डॉटर का। तो मीन्स मैरिड डॉटर जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं होगी। अच्छा, दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि मान लीजिए जो ये तो था कि लड़के की अगर शादी होगी और परिवार है, तो अगर मान लीजिए लड़का अनमैरिड है और ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो जाती है, तो उस स्थिति में क्योंकि अब परिवार तो उसका स्पाउस है नहीं, तो फिर पहला नंबर आता है फादर का, दूसरा नंबर आता है मदर का, और उस अगर मदर फादर भी एलिजिबल नहीं है या फिर वो नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर अगला नंबर आता है ब्रदर का या अनमैरिड सिस्टर का। चलिए अगली हम बात करते हैं अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्लास 3 और क्लास 4 ओनली हु रिटायर ऑन मेडिकल ग्राउंड अंडर रूल 38 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट सो रिटायर हैज नॉट क्रॉस द एज ऑफ 45। मीन्स देखिए, ये जो मेडिकल ग्राउंड पे बोल रहे हैं ना, इनवैलिड पेंशन का जो रूल है 38, इसमें जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, मीन्स काम करने ऑफिस का काम करने की कैपेसिटी नहीं रहती है और वो इनवैलिड ग्राउंड पे रिटायर हो जाता है, पेंशन चले जाते हैं, तो ये उस स्थिति में जो उसके परिवार के मेंबर हैं वो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि ये जो मेडिकल ग्राउंड पे अगर रिटायरमेंट हुई है, तो ये 45 की एज जब कर्मचारी की है उससे पहले पहले अगर वो रिटायर हो जाता है, तो अगर 45 के बाद रिटायर होता है तो फिर इनकैपेसिटेटेड हो जाता है इनवैलिड ग्राउंड पे, तब फिर कंपैशनेट ग्राउंड का जो वो एम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई नहीं हो सकता। देखिए अगला हम बात करते हैं कि कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है जो अपॉइंटमेंट करता है। देखिए एक प्रॉपरली पहले तो बात आती है कि कहाँ अप्लाई करना है। देखिए, जहाँ पे भी कर्मचारी की डेथ हुई है, जो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट है, वहीं पे ही परिवार के सदस्यों को अप्लाई करना पड़ेगा, नंबर एक। और ये पूरा एक चेक लिस्ट है, पूरी फॉर्मेलिटी करके जो वो केस आगे भेजना पड़ेगा हायर अथॉरिटी को। फिर हायर अथॉरिटी क्या करती है, ये इस केस को भेज देती है सेक्रेटरी साहब के पास। सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, उन्होंने एक कमेटी बनाई होती है। कमेटी जो वो इस केस पूरा केस को स्टडी करती है और फिर देखते हैं कि क्या सच्ची परिवार को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, क्या परिवार को जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है। अगर वो उनको सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब फिर आगे जो है वो केस आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो वो आगे रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट के लिए। देखिए अगली जो बात आती है कि पोस्ट टू विच सच एम्प्लॉयमेंट। देखो, ये जो अपॉइंटमेंट होगी ये बड़ा कोर्ट की भी जजमेंट है। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो कर्मचारी अगर उसकी डेथ हेल्थ डिपार्टमेंट से हुई है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट में ही परिवार के सदस्यों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। दूसरी बात, इन एक्सेप्शनल केसेस, देखिए होता क्या है कि इन एक्सेप्शनल केसेस वेयर द पोस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन द डिपार्टमेंट कंसर्न, द सेट डिपार्टमेंट में रिकमेंड अपॉइंटमेंट इन अनदर डिपार्टमेंट। मान लीजिए एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, उसमें कंपैशनेट के लिए, क्योंकि इसमें 5% क्राइटेरिया रहता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो उसमें मान लीजिए छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, जैसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है या फिर जैसे लैंग्वेज डिपार्टमेंट, छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उस स्थिति में अगर कर्मचारी वहाँ उन छोटे छोटे डिपार्टमेंटों का एम्प्लॉय है, तो फिर जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में भी जो है उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है कंपैशन ग्राउंड पे। बट कर्मचारी को जहाँ से रिटायर हुआ है या जहाँ से उसकी डेथ हुई है, उसी डिपार्टमेंट में जो है वो परिवार के सदस्यों को अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए अगली जो बात है, ऑन रिसीविंग द रिक्वेस्ट। मान लीजिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि छोटा डिपार्टमेंट है और कर्मचारी के परिवार वालों ने अप्लाई कर दिया है, फिर ये केस जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है, जहाँ जहाँ उनको लगता है कि ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, उस डिपार्टमेंट को केस जो आगे रेफर कर देता है। द अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशन ground can be made only to the lowest rung, that is class 3 and class 4 post। चाहे मान लीजिए क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर भी है और उसकी डेथ हो जाती है, तो परिवार के सदस्यों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट उसके स्टेटस के हिसाब से नहीं दिया जाएगा परिवार के सदस्यों को, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट विल बी ऑन द फॉर क्लास 3 और क्लास 4। अब देखिए क्लास 3 का मीन्स अगर जो परिवार के सदस्य हैं वो क्लास 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्लास 3 के लिए उसकी अपॉइंटमेंट होगी। अगर क्लास 4 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लास 4 के लिए ही उसकी जो अपॉइंटमेंट होगी। अब बात आती है कि क्लास 3 क्लास 4 के लिए क्या, देखिए इसके लिए RNP रूल है। RNP रूल में कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, अगर वो क्वालिफिकेशन फुलफिल कर रहा है, मान लीजिए जैसे क्लरिकल है तो उसमें टाइपिंग टेस्ट है, +2 होना चाहिए। अगर इस तरह कंडीशंस क्वालिफाई कर रहा है, तभी ही उसकी अपॉइंटमेंट क्लास 3 या क्लास 4 पे हो सकती है। अगली बात आती है द कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट कैन बी गिवन अगेंस्ट क्लास 3 पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। क्योंकि अब जितनी भी क्लास 3 की अपॉइंटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, तो
टेक्निकली तो होना क्या चाहिए था कि रेगुलर बेसिस पे ही अपॉइंटमेंट होनी चाहिए थी, बट अब एक स्पेशल अमेंडमेंट हुई है कि अगर क्लास 3 की अपॉइंटमेंट जो है वो कंपैशनेट ग्राउंड पे होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी हो सकती है। देखिए अगली जो हम बात करते हैं कि कोई डेली बेजर है, क्लास 4 एम्प्लॉइज था, ये डेली बेजर था, तो फिर डेली बेजर को कॉन्ट्रैक्चुअल पे नहीं लगाया जा सकता है। उसकी परिवार के सदस्यों की जो अपॉइंटमेंट होगी कंपैशनेट ग्राउंड पे, वो सिर्फ डेली बेजर पे ही होगी। अगली बात करते हैं कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस अपॉइंटमेंट शुड बी मेड अगेंस्ट द क्लास 3 पोस्ट विच रिक्वायर द टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए कुछ एक पोस्ट है, जैसे मान लीजिए जेई के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एसटीओ था गवर्नमेंट एम्प्लाई, उसकी हुई डेथ। अब उसकी जो स्पाउस हैं, ये उसके जो आगे एलिजिबल फैमिली मेंबर हैं, वो जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो क्लास 3 है। बट अब जेई के लिए वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जेई की टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसे पॉलिटेक्निकल होना चाहिए या ये होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना पड़ेगा, तभी उस पोस्ट के लिए कर सकते हैं अप्लाई, अदरवाइज नहीं अपॉइंटमेंट होगी। चलिए अगली हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए परिवार को कंपैशनेट ग्राउंड पे एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसको स्कार्सिटी है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, उसके परिवार के ऊपर पहाड़ टूट गया है दुखों का, तो उसको फाइनेंशियल लॉस से उठाने के लिए एक एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। बट इसके लिए कुछ जो क्राइटेरिया है ना, जैसे मान लीजिए एज 45 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, या फिर क्वालिफिकेशन जैसे मान लीजिए जहाँ ग्रेजुएशन है वहाँ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या मान लीजिए जेबीटी के लिए अप्लाई कर रहा है तो जेबीटी पहले होना चाहिए, साथ में टेट क्वालिफाई होना चाहिए। ये इस तरह देखते हैं क्या क्या जो एलिजिबिलिटी हम लोग की कंपैशनेट ग्राउंड पे होनी चाहिए। देखिए नंबर 1, द फैमिली शुड बी नीडी। पहली तो बात यह है कि फैमिली को जरूरत होनी चाहिए, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, मींस डिजर्व इमीडिएट असिस्टेंट। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लास 1 गजटेड ऑफिसर है, अच्छा परिवार है, वहाँ पे इनकम सोर्सेज काफ़ी हैं उनके पास, तो वहाँ पे अगर डेथ होगी तो फिर उस स्थिति में कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ उन्हीं परिवार के सदस्यों को मिलेगा जहाँ पे दुखों का पहाड़ टूट गया है, कमाने वाला कोई नहीं है, उस स्थिति में ही दिया जाएगा। दूसरी बात, एप्लीकेंट फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट शुड बी एलिजिबल एंड सुटेबल फॉर द पोस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द आरएनपी रूल। मीन्स देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि जहां अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो एक टेक्निकल या आईटीआई होना चाहिए, +2 होना चाहिए, वो उस तरह का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। क्लास 3 की पोस्ट क्लरिकल के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको था क्लास 3 की पोस्ट जो क्लरिकल है उसके लिए +2 होना चाहिए, नंबर 1। उसके लिए दूसरा साथ में टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर वो क्लास 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्लरिकल की पोस्ट के लिए तो +2 भी होना चाहिए और उसको टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाई करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट से पहले। अब टेस्ट कैसे होगा, देखिए टाइपिंग टेस्ट के लिए साल में 3 बार चांस दिया जाएगा उसको, जो परिवार का सदस्य अप्लाई कर रहे हैं। अगर 3 बार में से 1 बार क्वालिफाई कर गया तो फिर जो है वो उसको अपॉइंटमेंट एज ए कॉन्टैक्ट बेसिस पे क्लरिकल पे दी जा सकती है। चलिए अगली बात करते हैं। इन केस वेयर वन और मोर मेंबर ऑफ द फैमिली आर ऑलरेडी इन सर्विस, मीन्स किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की ड्यूरिंग सर्विस डेथ होगी। अब कंपैशनेट का केस बन जाता है, वो तो आपको आइडिया है। बट ऑलरेडी परिवार का कोई स्पॉस है या कोई लड़का ऑलरेडी नौकरी में है, फिर क्योंकि जब नौकरी में मीन्स उसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है परिवार को, तो उस स्थिति में जो है वो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। फिर अगली बात आती है, फिर देखिए कई बार क्या होता है कि मान लीजिए उसके जो परिवार का सदस्य या जो परिवार का कोई सदस्य एम्प्लॉयमेंट में है, मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जिसकी डेथ हुई, वो सर्विस में था, उसकी जो स्पाउस है मीन्स जो उसकी विडो है वो सर्विस में नहीं है, बट जो उसके दोनों लड़के हैं वो आर्मी में हैं। ओके, अब टेक्निकली क्योंकि परिवार को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो नहीं मिलनी चाहिए थी कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट। बट अगर ये विडो कहीं आगे रिप्रेजेंट करती है या क्लेम करती है कि ये जो बच्चे हैं उसको लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं, उसको देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो इस स्थिति में स्पेशल केस बनेगा कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट का। डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर सरकार के पास जाएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मींस कैबिनेट में मामला लगेगा, तब स्पेशली जो है वो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट जो वो उस परिवार को की विडो को मिलेगा। देखिए इन द केस ऑफ डिसीज और द मेडिकली रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ टेकन लोन और एडवांस, तो उस स्थिति में मीन्स ये स्पेशल केस है कि देखो जो परिवार
का जो मुखिया था, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जिसकी डेथ होगी या मेडिकली रिटायर हुआ है, तो उस स्थिति में अगर उसने कोई लोन या एडवांस ले रखा है ना, तो ये जो भी अप्लाई कर रहा है फैमिली मेंबर, उसको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि जो भी इसके लोन और एडवांसेस हैं वो मैं जैसे ही कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट मेरे को मिलेगी उसके बाद मैं इसको रिटर्न करूंगा। चलिए, उसके बाद अगली बात आती है कि अपॉइंटमेंट टू बी प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि देखिए, डेथ हुई अभी कर्मचारी की, मान लीजिए नवंबर 2024 में। अब एम्प्लॉयमेंट का केस कंपैशनेट ग्राउंड के लिए केस बनेगा, थोड़े पेपर फॉर्मेलिटी है, मान लीजिए 2 साल बाद इसको जो है वो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्या उसको जिस दिन डेथ हुई थी उस डेट से ही इसको अपॉइंटमेंट मानेंगे या जब ऑर्डर निकलते हैं उस डेट से। तो ये बताएगा कि इट विल बी प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव मीन जिस डेट से ऑर्डर निकलते हैं उसी डेट से इंप्लायमेंट होगी, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली कि जिस डेट से डेथ हुई है या इनवैलिड पेंशन पे गया है। ओके, चलिए अगली हम बात करते हैं कि रिलैक्सेशन। देखिए, मैंने बात करी कि पॉलिसी में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, क्योंकि अगर ये रिलैक्सेशन नहीं दी होती तो फिर एम्प्लॉयमेंट देना मुश्किल था, क्योंकि मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ कि जो आर्टिकल 14 है, 16 है, वो इक्वलिटी की कहीं बात कर रहा है। तो अगर ये पॉलिसी में कहीं रिलैक्सेशन नहीं दी होती तो फिर उनको हम बाईपास नहीं कर पाना था। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिलैक्सेशन दी गई है इस रूल में वो है रिलैक्सेशन फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। आपको पता है रिक्रूटमेंट प्रोसीजर ये है कि अगर क्लास 3 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो जो हिमाचल का चयन बोर्ड है उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें जो मेरिट पे आएंगे उन्हीं की अपॉइंटमेंट होगी। बट ये या पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, वहाँ पे जो मेरिट आते हैं उसमें उसको जाना क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट ये जो एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है इसको यहाँ पे रिलैक्स किया गया है। मींस अगर परिवार का सदस्य अप्लाई कर रहा है तो उसको ये इस तरह जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, देखिए अगर एम्प्लॉयमेंट पे बैन है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, तो भी ये माना जाएगा कंपैशनेट ग्राउंड पे कि ये जो बैन है ये कंपैशनेट ग्राउंड पे एम्प्लॉयमेंट पे नहीं लगा है। तीसरी बात इसमें रिलैक्सेशन इन टाइम लिमिट। देखिए, जो बाकी लिमिट है वो तो ठीक है, बट रिलैक्सेशन जो अपर एज लोअर एज है वहां तक तो कोई बात नहीं है, बट इसमें बाकी रिलैक्सेशन नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कोई R&P रूल में ग्रेजुएशन चाहिए तो अगर +2 है तो नहीं एलिजिबल होगा, या मान लीजिए अब टैट चाहिए तो टैट जब तक क्वालिफाई नहीं होगा तब तक वो एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो 5% देखिए जो कोटा रखा गया है इसके लिए कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए, दैट इज 5% वैकेंसीज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो भी एक कैडर है उसमें जो हम देखेंगे वैकेंसीज कितनी है, उस वैकेंसी का 5% जो है वो हर साल हम इसको इवेल्युएट करेंगे और सिर्फ 5% ही कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट दी जाएंगी। और ये कहाँ होगा? क्लास 3 और क्लास पोस्ट के लिए 4 के लिए। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी में होल्ड बैकअप 5% of the vacancy in aforesaid category to be filled in the direct recruitment so as to fill such vacancy by appointment on compassionate ground। मीन्स ये देखिए 5% कोटा ही इस compassionate ground पे जो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा गया है क्लास 3 और क्लास पोस्ट के 4 के लिए। A person selected for appointment on compassionate ground should be adjusted in the recruitment roster against the appropriate कैटेगरी। मीन्स अगर कर्मचारी की जैसे कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट हो जाती है तो फिर क्योंकि आपको था हर ऑप्स में एक कैडर का जो वो रोस्टर रजिस्टर बनता है, तो रोस्टर रजिस्टर में जहां उसका पॉइंट बन रहा है वहां पे रखेंगे। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं कि SC है, कंपैशनेट ग्राउंड पे SC कर्मचारी की अपॉइंटमेंट हुई है ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, तो जो SC का रोस्टर पॉइंट है वहां पे उसको जो वो रखा जाएगा, या जो भी जिस कैटेगरी पे उसने अप्लाई की है उस कैटेगरी के रोस्टर पॉइंट में इसको जो है वो रोस्टर रजिस्टर में रखा जाएगा। अगली जो बात करेगी है द सीलिंग ऑफ 5% फॉर मेकिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट शुड रेगुलर वैकेंसी शुड नॉट बी circumvented by making appointment depend family member of the servant on casual daily basis ad hoc। ये जो बात करेगी 5% का जो कोटा है ना, इसको डायरेक्ट या जो कॉन्टैक्ट अपॉइंटमेंट में उसी में देना। ऐसा नहीं करना कि आउटसोर्स पे कर दिया, एडॉक पे कर दिया, डेली बेसिस पे रख दिया या कैजुअल पे रख दिया, सो दैट कि मतलब इसको हमने सरकमवेंटेड मीन्स इसको घुमा के कहीं ऐसा ना करना कि हमने आउटसोर्स रख दिया और बोल दिया कि जी 5% कोटा हो गया, ऐसा नहीं होगा। द सीलिंग ऑफ 5% ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी फॉर मेकिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट शुड नॉट बी एक्सीडेड बाय यूटिलाइजिंग अनदर वैकेंसी दैट इज स्पोर्ट कोटा। या अब ये
चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हर एक कोटा रखा गया है। एससी के लिए अलग कोटा है, एसटी के लिए अलग कोटा है, ओबीसी के लिए अलग कोटा है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग कोटा है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अलग कोटा है। तो ऐसा नहीं करें कि स्पोर्ट्स कोटे में दे दिया और बोलेंगे जी उसको हमने कंपैशनेट ग्राउंड पे दे दिया है। तो जो स्पोर्ट्स कोटा है उसको अलग रखना पड़ेगा। ये जो 5% है इसका एक्सक्लूसिवली अलग कोटा बनाना पड़ेगा। चलिए अगली बात करते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कंस्टिट्यूट अ कमेटी टू कंसिडर केसेस ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। मैंने बात कर ली कि जो सेक्रेटरी लेवल पे एक कमेटी बनती है। ये कमेटी देखेगी कि कौन कौन से जेन्युइन केसेस हैं, किसकी रिक्वेस्ट कंसिडर की जानी है, कौन रियली डिजर्व करता है केस, किसको सच्ची फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है परिवार के ऊपर, पहाड़ टूट गया है, या किसको सच्ची पैसों की जरूरत है। जो अवेलेबल केस हैं उनको प्रॉपर्ली चेक करेंगे और 5% कोटे में उनको जो है रिक्रूटमेंट क्लास 3 या क्लास 4 पे दी जाएगी। ये इसमें बताया गया। चलिए अगली बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ वैकेंसी बाय ग्रुपिंग। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, वैसे तो मैं बात कर रहा हूँ कि जिस पेरेंट डिपार्टमेंट से कर्मचारी की डेथ हुई है उसी ही डिपार्टमेंट में कर्मचारी के जो फैमिली मेंबर हैं वो अप्लाई करेंगे और वहीं पे ही उसको जो है वो अपॉइंटमेंट कंपैशनेट ग्राउंड पे होगी। बट ये एक स्पेशल केस है। जैसे मैं बात करूँ ग्रुपिंग मींस छोटे छोटे डिपार्टमेंट, जैसे अभी मैं बात कर रहा लैंग्वेज डिपार्टमेंट है या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे क्योंकि पोस्टें थोड़ी थोड़ी होती हैं तो वहाँ पे कंपैशनेट का कोटा नहीं बन पाता है, तो ग्रुपिंग भी की जा सकती है। छोटे छोटे स्मॉल ऑफिस या जो कैडर हैं उनको एक इकट्ठे जैसे उनको अप्लाई तो उसी अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में ही करना पड़ेगा, बट ये कंसोलिडेट करके एक ग्रुप बनाया जाता है और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या करता है कि जहां जहां उनको लगता है कि यहाँ पे इनको इस डिपार्टमेंट में एडजस्ट किया जा सकता है, उन डिपार्टमेंट को केस फॉरवर्ड करता है। अब हम बात करेंगे कि ये ऐसे कौन से डिपार्टमेंट है जो स्मॉल या जिसे छोटा छोटा कैडर बोलेंगे। तो देखिए, जहां पे 20 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक साल की अगर नहीं होती तो उसको हम छोटा डिपार्टमेंट बोलेंगे। ओके, तो ये था कि अगर ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट है तो इनकी ग्रुपिंग करके भी कंपैशनेट ग्राउंड पे केस जो अदर डिपार्टमेंट को भेजा जा सकता है। अगली बात आती है 5% सीलिंग शुड नॉट एक्सीड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 5% की सीलिंग है ना, ये एक्सीड नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। ओके, ये क्यों? क्योंकि अगर हम 5% के कोटे से ज़्यादा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जो आर्टिकल 14 है और 16 है उसको कहीं बाईपास कर रहे हैं, राइट ऑफ इक्वलिटी और लाइवलीहुड वाला। तो या ये जो सीलिंग है, कोटा रखा गया है कंपैशनेट ग्राउंड पे, ये 5% से ज़्यादा नहीं होगा। अगली हम बात करते हैं टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। ये इंपॉर्टेंट है उन परिवार के मेंबर्स के लिए कि जो अप्लाई करना चाह रहे हैं कंपैशनेट ग्राउंड पे। देखिए, जब कर्मचारी की डेथ होती है या मिसिंग हो जाती है, मैंने बताया था कि 2 साल तक इंतजार करेंगे उसके बाद, या फिर इनवैलिड ग्राउंड पे उसकी रिटायरमेंट हो जाती है मेडिकल ग्राउंड पे, तो फिर विद इन 4 ईयर जो परिवार के सदस्य हैं उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स कितने 4 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, एक एक्सेप्शनल है, मान लीजिए बच्चे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए कर्मचारी की डेथ हुई और उसके बच्चे अभी 10-12 साल के हैं, जो विडो है वो एलिजिबल नहीं हो पा रही है किसी पोस्ट के लिए। तो अगर फिर 4 साल की कंडीशन यहाँ नहीं रहेगी। फिर हम देखेंगे बच्चे जब जो सबसे बड़ा बच्चा है जब तक वो 22 साल की एज तक नहीं हो जाता, तो 22 साल की एज तक वो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है ना वो 18 साल की एज से कम पहले अप्लाई नहीं कर सकता। तो मीन्स इस स्थिति में उसको 10 साल, एक टेक्निकली अगर मान लो 12 साल का है तो 10 साल तक जो वो कभी भी अप्लाई कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए कर सकता है। चलिए अगली बात हम देखते हैं, विडो अपॉइंटेड ऑन कंपैशनेट ग्राउंड गेटिंग रीमैरिड। ये एक स्पेशल केस है कि मान लीजिए कंपैशनेट ग्राउंड पे जो वो फीमेल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गई है या रीएम्प्लॉयड हो गई है, या जो विडो को मान लीजिए नौकरी लगी है कंपैशनेट ग्राउंड पे, तो क्या वो रीमैरिज कर सकते हैं? भाई कोई गुनाह नहीं है, अगर रीमैरिज करती है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि क्या उसकी जो सर्विस है कंपैशनेट ग्राउंड पे मिली है वो टर्मिनेट होगी, मीन्स वो क्या खत्म हो जाएगी नौकरी? तो ऐसा नहीं है, सी विल कंटिन्यू इन सर्विस इवन आफ्टर रीमैरिज। मीन्स अगर मैरिज भी कर लेती है दोबारा तब भी वो सर्विस उसकी टर्मिनेट नहीं होगी। चलिए अगला हम बात देखते हैं कि प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन, कैसे अप्लाई करना है इस कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि सीनियरिटी ऑफ एप्लीकेशंस, क्योंकि अब डिपार्टमेंट में तो कई एप्लीकेशंस आई होंगी
डेथ के बाद कई केसेस होंगे। तो देखो ये नहीं मैटर करता कि किसने पहले अप्लाई किया, यहाँ पे ये डिसाइड किया जाएगा, सीनियोरिटी जो बनेगी, जिसकी डेथ पहले हुई है उसके परिवार वालों को पहला नंबर मिलेगा, फिर रेदर देन दूसरे के। तो इसमें इसको पढ़ लेते हैं। सीनियोरिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर डिस्पोजल ऑफ कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट केसेस बाय द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है सेक्रेटरी। द सीनियोरिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंसिडरिंग एम्प्लॉयमेंट विल बी डिटरमाइंड बाई विद रेफरेंस टू डेट ऑफ डेथ या मेडिकल ग्राउंड पे जो रिटायरमेंट हुई है, या एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये नहीं मैटर करता कि कब उन्होंने अप्लाई कर किया है। जब भी अप्लाई किया होगा, हमने जो जब भी इसका पूरा एक पैनल में केस जाता है तो उसमें देखा जाएगा किस कर्मचारी की पहले डेथ हुई है, उस परिवार को जो फर्स्ट प्रायोरिटी वहां पे कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट में दी जाती है। चलिए, इट इज नॉट एसेंशियल दैट अ सन और अ डॉटर और ए विडो ऑफ द डिजीज क्लास 4 एम्प्लॉय शुड बी कंसिडर फॉर एम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट क्लास 4 ओनली। इसका मतलब ये बताया गया कि मान लीजिए क्लास 4 एम्प्लॉयज है रेगुलर, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको परिवार वाले सिर्फ क्लास 4 की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन पूरी कर रहे हैं, तो वो क्लास 3 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वो रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए था जिसकी डेथ हुई है। ओके, फिर अगली बात आती है कि हाउ टू असेस इंडिजेंसी, क्योंकि देखो मेन जो फोकस रहता है वो है कि परिवार को स्कार्सिटी होगी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है परिवार को, तभी तो उसको ये एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है। तो कैसे असेस करना, कैसे असेस करेंगे कि ये पावर्टी लाइन पे परिवार जो पहुंच गया है। तो इसके लिए एक इनकम सर्टिफिकेट जब भी अप्लाई करते हैं जो परिवार के सदस्य कंपैशनेट ग्राउंड पे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो उनको साथ में एक इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये इनकम सर्टिफिकेट जो है वो एक तो सेल्फ डिक्लेरेशन भी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और साथ में जो तहसीलदार एक इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं वो भी साथ में उसको अटैच करना होगा। तो इसमें इनकम में क्या क्या पॉइंट रहने वाले हैं, देखिए, जो पेंशन मिल रही है दैट विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ इनकम। मीन्स जो पेंशन मिल रही है, क्योंकि डेथ के बाद उसको फैमिली पेंशन भी मिलेगी, हो सकता है फैमिली पेंशन मिल रही है, तो फैमिली पेंशन को भी टोटल इनकम में ऐड किया जाएगा। दूसरा, अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी ऐड होगी। कोई अगर उसने परिवार के सदस्य ने कोई उन्होंने मकान किराए पे दे रखा है, कोई बिजनेस चल रहा है, कोई उनका इंटरेस्ट आ रहा है, या कोई भी इनकम, तो सारी इनकम जो है वो यहाँ पे ऐड होगी। और इस इनकम के हिसाब से देखा जाएगा कि परिवार क्या सच्ची जो इंडिजेंसी है या पावर्टी की है या नहीं है। ओके, चलिए, तो इंडिजेंसी मीन्स अ लेवल ऑफ पावर्टी इन विच रियल हार्डशिप और डिप्राइवेशन इज सफरिंग एंड द कन्फर्म। ये मीन्स देखो, ये बताता है कि क्या सच्ची परिवार को जो है वो पावर्टी में चला गया है डेथ के बाद कि नहीं। जो अगर हम बात करें मैक्सिमम सीलिंग की, तो देखो ये जो इनकम है ना, ये 2,25,000 एक साल की 2,25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए परिवार के सदस्यों की। अगर 2,25,000 से ज़्यादा हो रही है तो फिर जो वो ये परिवार के सदस्य कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये हालांकि 2,25,000 चेंज हो गई है। मैं कोशिश करूंगा लेटेस्ट अमेंडमेंट इसके साथ आपको अटैचमेंट देने की, ताकि कुछ इसमें मुझे लग रहा है चेंज हुई है, बट ये मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 2,25,000 रुपया ही इनकम होनी चाहिए। अब ये जो 2,25,000 की इनकम एक साल की है, इसको ये मान के चलते हैं कि ये 4 पर्सन है फैमिली में और 4 आदमी की ही ये इनकम है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो किसी परिवार में सिर्फ विडो है और उसकी एक बेटी है, तो फिर तो क्या उसके लिए भी 2,25,000 ही इनकम क्राइटेरिया होगा? नहीं, यहाँ पे 2,25,000 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि ये मान के चलते हैं कि 4 फैमिली मेंबर हैं परिवार में, तो उसका जो शेयर बनता है एक का, वो बनता है 56,250 रुपये। तो टेक्निकली अगर 2 ही फैमिली मेंबर बचे हैं परिवार में, तो उस स्थिति में जो उनकी इनकम क्राइटेरिया 2,25,000 नहीं होगी, वो होगी 1,12,500 रुपये। ओके, अगर मान लीजिए परिवार में 4 से ज़्यादा सदस्य हैं, तो फिर 2,25,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इतना आप क्लियर हो गया कि एक परिवार के सदस्य की इनकम 2,25,000 ना होके 56,250 एवरेज मान के चलेंगे। तो उस हिसाब से हम देखेंगे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो उतनी ही इनकम जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए इंडिजेंसी को असेस करने के लिए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन पोस्ट। मान लीजिए कंपैशनेट ग्राउंड पे किसी कर्मचारी
के डेथ होने के बाद परिवार वालों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया कंपैशनेट ग्राउंड पे। मान लीजिए उस टाइम उसकी एलिजिबिलिटी नहीं हो रही थी और उसने क्लास 4 पोस्ट पे लग गया। अब उसको लग रहा है नहीं मेरी एलिजिबिलिटी पूरी हो गई है, तो क्या वो क्लास 3 के लिए अप्लाई कर सकता है कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट पे नहीं, या क्या कहीं चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है कि नहीं? तो यहाँ पे बताया गया कि वो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन पोस्ट विल बी अलाउड। तो मीन्स एक बार जो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट मिल गई फिर वो चेंज नहीं कर सकता है पोस्ट को। चलिए अगली बात करी गई है कि अंडरटेकिंग फॉर मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली। देखिए अब होता क्या है ना कि परिवार के जो सदस्य की डेथ होगी, विडो ने क्या किया कि अपने बच्चों को उसने अलाउ कर दिया कि इनको एम्प्लॉयमेंट दे दो। तो अब बच्चों के जैसे नौकरी लगी उसने मान लीजिए, तो इसका एक मैंने पहले ही बात करी थी कि उनको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ती है जिसकी भी एम्प्लॉयमेंट हो रही है कंपैशनेट ग्राउंड पे कि मैं परिवार की केयर करूंगा। अगर किसी टाइम ये प्रूव हो जाता है कि या कहीं कंप्लेंट आती है कि वो परिवार की केयर नहीं कर रहा है, लुक आफ्टर नहीं कर रहा है, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे रहा है, तो उसकी जो सर्विस है या उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी। चलिए अगली बात देखते हैं हम सीनियरिटी, क्योंकि अब एम्प्लॉयमेंट हो गया है, सीनियर उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो हाउ द सीनियरिटी विल बी डिसाइडेड। तो देखो सीनियरिटी की अगर मैं बात करूं तो पूरे साल में क्योंकि ये तो एक किस्म से उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए उसको अपॉइंटमेंट दी गई, क्योंकि उसको बाईपास करके एम्प्लॉयमेंट दी है। तो अब पूरे साल में देखेंगे जितनी भी अपॉइंटमेंट होती हैं, रेगुलर अपॉइंटमेंट की मैं बात करूं तो उसके बॉटम पे कर्मचारी को ये जो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट वाला है उसको बॉटम पे लगाया जाएगा। ओके मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए फरवरी महीने में जो इसकी अपॉइंटमेंट होगी कंपैशनेट ग्राउंड पे, और कहीं कुछ कर्मचारी जो रेगुलर हुए वो हुए जून जुलाई महीने में, तो फिर जून जुलाई में जो रेगुलर मेरिट पे हुए हैं उनको ऊपर रखा जाएगा, और ये जो फरवरी में कंपैशनेट ग्राउंड पे रखे अपॉइंटमेंट हुई है उसको बॉटम पे उनके नीचे लगाया जाएगा सीनियरिटी में। तो चलिए अगर हम बात करते हैं, ये है एनेक्सर जहां पे कर्मचारी की मान लीजिए डेथ हो जाती है या इनवैलिड ग्राउंड पे उसकी रिटायरमेंट हो जाती है या लापता हो जाता है कर्मचारी, जो 3 सिनेरियो मैंने बताए। तो जो परिवार के सदस्य हैं उनको लगता है सच्ची हमें परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है, कोई इनकम सोर्सेस नहीं है, तो वो कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए जो फॉर्मेट है ये है फॉर्मेट जो उनको भर के देना होगा अपने जिस भी ऑप्स में रिटायर हुए हैं या जिस भी ऑप्स में उसकी डेथ हुई है कर्मचारी की, या जहां से मिसिंग हुए हैं, उस लास्ट जो उनका हेड ऑफ द ऑफिस है वहां पे ये फॉर्मेट है वो उनको भर के परिवार के सदस्यों को भर के इसमें देने होंगे। अच्छा ये तो हुई एप्लीकेशन टाइप और ये फॉर्मेट है, ये देखिए ये और साथ में कुछ अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, ये कुछ चेकलिस्ट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ लगेंगे। फिर साथ में एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैं अपने परिवार को जो है वो लुक आफ्टर करूँगा, और इस तरह इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या मिसिंग का जो नॉन फाउंड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस तरह कुछ ये सारा केस बना के जहाँ पे मैं बात करूँ लास्ट में कि जहाँ पे डेथ हुई थी कर्मचारी की जिस ऑफिस में, या जहाँ से वो मिसिंग हुआ था या जहाँ से रिटायर हुआ था, वहाँ पे ही ये केस जो वो बना के देना पड़ेगा। तो ये मैं कोशिश करी है आपको पूरा डिटेल में बताने की 2019 की पॉलिसी क्या है कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट पे। चलिए लास्ट में हम बात कर लेते हैं, कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कुछ हाई कोर्ट शिमला की भी जजमेंट हैं, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा हम ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए ये क्लियरली बताया गया है कि जब कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट पे हम अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तो ये जो आर्टिकल 16 है या आर्टिकल 14 है उसकी वायलेशन है। बट यहाँ पे बताया गया कि देखो ये उस विडो को या उस बच्चे को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं जिनको सच्ची ही डेथ उसके परिवार के जो ब्लड अर्नर है उसको डेथ होने के बाद अब उसको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आया है, तो वहाँ पे इमीडिएट नीड असिस्टेंट दे रहे हैं, तो तब दे रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कि फैमिली ऐसा नहीं है कि हर जिसकी भी मान लीजिए ड्यूरिंग सर्विस डेथ होगी तो हर आदमी को उसके परिवार के सदस्य को जो एम्प्लॉयमेंट देना ही देना है। ये देखा जाएगा कि फैमिली की पेन्योरी मीन्स उसकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है। अगर फाइनेंशियल स्थिति मीन्स मैंने बताया कि जैसे 2,25,000 रुपये एवरेज इनकम है, उससे कम है तभी देने की जरूरत है, अगर उससे ज़्यादा है क्योंकि इसमें पेंशन भी इंक्लूड होती है, अगर इससे ज़्यादा है तो फिर कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट का केस नहीं बनता। तीसरी बात, ये जो एम्प्लॉयमेंट होगी ये
ये क्लास सी या ग्रुप सी और ग्रुप डी मींस क्लास 3 और क्लास 4 की पोस्ट पे ही होगी, क्योंकि ये कोई उसको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, उसका स्टेटस नहीं देखा जाएगा कि मान लीजिए कोई डॉक्टर था उसकी डेथ होगी तो अब उसके परिवार वालों को भी अच्छे स्टेटस पे रखना है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंट देने के लिए है, तो सिर्फ ग्रुप डी या ग्रुप सी की पोस्ट पे ही उसके परिवार के सदस्य को कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट पे अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। फिर अगली जो एक और जजमेंट थी ऑनरेबल कोर्ट की कि ऑफरिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एज ए मैटर ऑफ कोर्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है, ये देखा जाएगा कि परिवार की इफ़ द एप्लीकेंट फाइंड इट बिलो हिज डिग्निटी, कि भाई ये उसको लग रहा है कि मैंने अब केवल हो सकता है कि अच्छी पोस्ट का ऑफिसर था, उसकी डेथ होगी तो उसकी बच्चों को लगता नहीं हमें अच्छी पोस्ट पे जाना है, तो बोले ये राइट नहीं है। अगर उनको लगता है कि भाई उनकी डिग्निटी के बाहर है और उनको, तो फिर वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं और फिर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड आफ्टर लैप्स ऑफ 4 ईयर्स, ये क्योंकि 4 साल का टाइम पीरियड है कि 4 साल के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा तभी कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, अदरवाइज 4 साल के बाद अप्लाई करेंगे तो नहीं मिलेगा। हाउएवर एक मैंने कंडीशन बताई थी कि अगर बच्चे छोटे हैं या एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं और बच्चे छोटे हैं तो उनको उनकी जब तक एज, जो सबसे बड़ा बच्चा है उसकी 22 ईयर की जब तक एज नहीं होती तब तक वो कभी भी अप्लाई कर सकता है, वो एक्सेप्शन है, अदरवाइज 4 साल के अंदर अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए एक और जजमेंट मैं पढ़ता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में बताया था कि अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड कैन बी मेड ओनली इफ वैकेंसी इज अवेलेबल फॉर दिस पर्पज। अगर देखिए 5% कोटा पहले ही फुलफिल है तो फिर जो उनका राइट खत्म हो जाता है। चलिए अगला एक और जजमेंट पढ़ता हूँ कि एन अपॉइंटमेंट मेड मेनी ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्प्लॉय और विदाउट कंसिडरिंग ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये फिर हु would be directly in conflict with the article 14 और 16। अगर मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि 4 साल के बाद अप्लाई कर रहे हैं या फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं है परिवार पे, तो ये जो अगर फिर भी उसको एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है कंपैशन ग्राउंड पे तो ये आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन होगी। चलिए तो अब लास्ट इतना तो आप समझ गए कि ये पॉलिसी है, ये कोई रूल नहीं है कंपैरिजन एम्प्लॉयमेंट का। दूसरी बात कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है या 3 सिनेरियो मैंने बताया कि मिसिंग हो जाता है या इनवैलिड ग्राउंड पे रिटायर हो जाता है, तो ये मैटर ऑफ राइट नहीं है कि उसके परिवार को सदस्यों को मिलनी ही है एम्प्लॉयमेंट। उसकी फाइनेंशियल स्थिति देखी जाएगी कि क्या सच्ची उसको ज़रूरत है कि नहीं है, तभी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तीसरी जो मैंने बात करी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो R&P जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके जो R&P रूल हैं उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल उसको करनी पड़ेगी, तभी परिवार के एक सदस्य को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ओके, अब अगली बात आती है कि क्या कंपैशनेट एम्प्लॉयमेंट 5% से ज़्यादा होता है? नहीं होता, 5% का कोटा है, उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अब लास्ट में मैं क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है बट चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको वीडियो को जरूर देखें। और अगर कोई आपको लग रहा है कि आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा परिवार के सदस्य हैं जिनकी ऊपर इस तरह कोई आपत्ति आ गई है, विपत्ति आ गई है, तो उसको आप जरूर गाइड करें ताकि उस परिवार के जो बच्चे हैं या जो उस परिवार के सदस्य हैं वो कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकें। लास्ट में मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा जस्ट IQ टेस्ट के लिए कि कितना आप इस कंसेप्ट को समझ पाए हैं। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड? किसी परिवार के जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग सर्विस, तो अगर उसके परिवार के सदस्यों ने अप्लाई करना है कंपैशनेट ग्राउंड के लिए तो कितने टाइम ड्यूरिंग जॉब उसको अप्लाई करना जरूरी होगा? आई होप कि आप इसका जो रिप्लाई है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।